हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने सीटेट में 2018 का पेपर किया था, जिसमें हमने 2018 में आए पेपर 1 का सीडीपी पोर्शन कंप्लीट किया था, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में सॉल्व किया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम 2018 में ही आए सीडीपी वाला जो पोर्शन था पेपर 2 का, उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि जितना भी हमारा 2018 से 2024 में पार्ट 1 पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन होंगे, हम उनको यहाँ पर पीवाईक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। तो जब भी किसी बच्चे का या जब भी किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। एक डेवलपमेंट होता है टॉप टू बॉटम और दूसरा डेवलपमेंट होता है सेंटर टू आउटवर्ड। तो जब भी बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो दो पार्ट में डेवलपमेंट होता है। एक तो टॉप टू बॉटम, जहाँ पर हम माइंड से हमारे हेड से लेकर के टो तक की बात करते हैं, और सेकंड जो डेवलपमेंट होता है हमारा सेंटर टू आउटवर्ड, जहाँ पर हम सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं और आउटवर्ड हमारे पास फिंगर की टोज टोज हैं वहाँ तक, फिंगर टिप्स तक की बात करते हैं। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमसे यहाँ पर पूछा है, इन डेवलपमेंट्स का कुछ बेसिकली नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। उन डेवलपमेंट्स का नाम क्या है? एक का नाम है सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, और दूसरे डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सीमोडिस्टल। क्या आपको पता होना चाहिए, एक हमारा नाम है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा है हमारा प्रॉक्सीमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल हम कहते हैं जहां पर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, और प्रॉक्सीमोडिस्टल जो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारा सेंट्रल पार्ट से आउटवर्ड पेरिफेरीज की तरफ या एक्सट्रीमिटीज की तरफ को हमारा बॉडी डेवलप करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन, स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन, स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन, या स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कौन मुख्य भूमिका में होता है, जहाँ पर क्या बच्चे मुख्य रूप में मुख्य स्थान रखते हैं, या स्कूल की दिनचर्या मुख्य स्थान में रखती है, या स्कूल की गतिविधियाँ, या स्कूल के शिक्षक दिनचर्या का मुख्य हिस्सा रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कि जब भी हम स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उस टाइम पर जो सोशलाइजेशन चिल्ड्रन का होता है, वहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जब भी हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो बच्चों को हमेशा हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी रखनी है। तो बच्चे हमारे पास क्या होंगे, हमारे सेंट्रल पोजीशन का हिस्सा होंगे, बाकी सब सेकेंडरी है। तो प्राइमरी पोजीशन पर हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जहाँ पर हम उनको यहाँ पर अपने प्राइमरी फोकस करेंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting group identity, option 2 obedience, option 3 compliance, option 4 conformity। अगर हम इसको देखें तो जब भी आप किसी एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? तो अगर हम इस बात को ध्यान दें तो समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। तो जब भी आप ये कोशिश करते हैं कि आप किसी एक ग्रुप का पार्ट हैं और आप उस ग्रुप के जैसे दिखें या उस ग्रुप से कनेक्टेड फील करें, तो आप जनरली क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आप उस ग्रुप के जो ड्रेस कोड है उसको अपनाते हैं। उस ग्रुप के जो पार्ट बनने के लिए उसके ड्रेस कोड को अपना क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शन करता है?
तो अगर हम इसको ध्यान दें तो ये प्रदर्शन करता है कन्फॉर्मिटी को, दैट इज समूह की अनुरूपता का। मतलब आप समूह के जैसा दिखना चाहते हैं ताकि आप में और उस समूह में कोई ऊपर नीचे ना लगे। ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन गए या आपने बहुत खराब पहना है, तो उससे क्या होगा, समूह की एकरूपता वहाँ पर नष्ट होती है। तो अगर आपको एक जैसा दिखना है तो आपको, अगर आप एक जैसा पोशाक धारण करेंगे तो आप उस समूह का हिस्सा होंगे वहाँ पर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज कन्फॉर्मिटी या समूह की अनुरूपता का। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने आपको पियाजे की 4 स्टेजेस के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेज होती हैं उसको हमने ट्रिक से जाना था, दैट इज SPCF सेंसरी मोटर, फिर हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल, फिर बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फिर बात करते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशन की। तो SPCF, इससे हम इसको समझ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस की, तो उस स्टेजेस में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज का पार्ट है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चा जो होता है जब छोटा होता है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने उसे कोई एक टॉय दिखाया, मान लेते हैं उसको एक कार दिखाई और फिर उस कार को छुपा दिया। तो जब आपने उस कार को छुपा दिया तो बच्चा भूल जाता है कि ये कार यहाँ पर प्रेजेंट थी शुरुआत, जब वो बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है, जब वो 0 to 2 ईयर की एज में आता है, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल की जो उम्र होती है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, तो वहाँ पर बच्चा इस जो डेवलप इसमें उसका डेवलपमेंट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने छुपा दिया, अगर कार को आपने उसके सामने से हटा दिया तो बच्चे को याद रहता है कि धीरे धीरे वो समझने लग जाता है कि कार है लेकिन कहीं छुपाई गई है, वो भूलता नहीं उस बात को। तो धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो 0 से 2 ईयर की एज में बच्चा क्या कर लेता है, उस क्वालिटी को या उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेता है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास इसकी जो स्टेज होती है 3 to 7 या 2 to 7 ईयर्स की ये स्टेज होती है, जहाँ पर बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और सिंबॉलिक थॉट जनरेट होता है। थर्ड स्टेज हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है और कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर के वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, जो कि जिसकी स्टेज होती है 7 to 11 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स की एज होती है। वहीं पर फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज होती है वो 11 प्लस की स्टेज होती है, 11 ईयर प्लस की स्टेज होती है, जहाँ पर जो बच्चे में डेवलप होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो आपको हर स्टेज में जो बच्चे की अचीवमेंट है, हर एक स्टेज में जो बच्चे का डेवलपमेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये आपको पता होना चाहिए कि हर अलग अलग स्टेज में बच्चा क्या क्या सीख रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा पूरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा, फॉर्मल ऑपरेशन में आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगा। इस तरह से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर, जिसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, तो वो उसकी जो अवधारणा होती है वो बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में ही डेवलप हो जाती है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। फर्स्ट वन ऑप्शन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, या फोर्थ ऑप्शन ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो अगर हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें, जिसको हम कहते हैं IEP, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IEP ये एक तरह के स्टेटमेंट है, एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, जिसमें हमें हर एक इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम को, इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम को सेटअप करते हैं। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो या मेंटली रिटार्डेड ही क्यों ना हो, हर एक बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाया जाता है। बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम उस एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हम यहाँ पर रखते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है
बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज most children begin to combine words into short sentences while speaking. डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किन मंथ्स के बीच में? 12 से 18 या 18 से 24, 24 से 30 या 30 से 36। जनरली आपको जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 2 साल से ऊपर लैंग्वेज, 2 साल से और 6 साल के बीच में लैंग्वेज कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। लेकिन उसका जो डेवलपमेंट होता है जन्म के बाद 6 महीने के बाद ही, जैसे 6 महीने तक की एज में बच्चा कूइंग करना शुरू कर देता है, कूकना शुरू कर देता है, क्राई करना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो सिंगल सिलेबल वर्ड बोलता है, सिंगल सिलेबल वहाँ पर बोलता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, वर्ड्स को कंबाइन कर करके बोलता है, जैसे पा, माँ, बा, इस तरह से बोलता है। और फिर जब वो 18 से 24, 1.5 साल से 2 साल के बीच में होता है, 1.5 ईयर टू 2 ईयर के जब वो बीच में होता है, उस एज के दौरान बच्चा छोटे छोटे शब्दों को, 2 शब्दों को मिला करके या एक आध शब्दों को मिला करके, जैसे खाना खाना, पानी पीना, इस तरह से वो चीज़ें बोलना स्टार्ट करता है। तो वो जो एज होगी वो आपका होगा 18 to 24 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोसेंट दैट इज IQ वॉज डेवलप्ड बाय गार्टन, बिनेट, स्टर्न या टर्मन। इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है स्टर्न। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था दैट इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिने एंड साइमन इन 1905। तो आपको ध्यान रखना है 1905 में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था किसने? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। उसके बाद इसके टेस्ट को ही रिवाइज किया था स्टर्न ने 1912 में। 1912 में उसने अवधारणा दी थी IQ की। किसने? स्टर्न ने 1912 में अल्फ्रेड बिने और साइमन के ही इस थियोरी को, टेस्ट की जो थ्योरी थी उनकी, उसको रिवाइज किया और IQ की एक कॉन्सेप्ट को दिया, जिसमें उन्होंने IQ को कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है, IQ को कैलकुलेट करने किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम IQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखें तो IQ को कैलकुलेट हम करते हैं विद अ फॉर्मूला दैट इज IQ इक्वल टू मेंटल एज, MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी जो एक्चुअल एज है और मेंटल एज हम निकालते हैं किसी मेथड से, इनटू 100। हम इस फॉर्मूले से IQ को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो टर्मन था, टर्मन ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो टर्मन था उसने साइमन और जो हमारे पास बिने हैं उसके जो टेस्ट है उसको रिवाइज किया और उसका नाम बाद में रखा स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड बिने ने क्या किया, स्टर्न ने क्या किया, टर्मन ने क्या किया। तो बिने ने सबसे पहले यहाँ पर इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया और वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाया, किस तरह से इंटेलिजेंस को मापा जाए, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर स्टर्न ने उसको रिवाइज करके IQ का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद टर्मन ने बिनेट साइमन टेस्ट को रिवाइज करके स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट उसको चेंज किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको 2 तरह की थिंकिंग बताई थी। एक थिंकिंग हमारी थी कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरी थी हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, बेसिकली ये कन्वर्जेंट थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग को हम कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं और उसका एक ही करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तब हम जो थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जनरली जब हम क्रिएटिव थॉट की अप्रोच की बात करते हैं, जहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर या बहुत सारे वेराइटी ऑफ आंसर्स को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कि जरूरी नहीं है कि उसका एक बेस्ट आंसर है, उसके कई तरह के आंसर हो सकते हैं और बहुत अलग अलग वे में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम उसके आंसर दे सकते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्रिएटिविटी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्रिएटिविटी उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करती है। तो किसी भी पर्सन की अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट या क्रिएटिविटी की थिंकिंग होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं
दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? तो अगर हम ध्यान दें तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, एक थ्योरी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम साउंड की मदद से लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। साउंड की मदद से हम लैंग्वेज को स्पेसिफाई करते हैं, उसके रूल्स को बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोनोलॉजी, और ये जो मेथड है इसको हम कहेंगे यहाँ पर फोनोलॉजिकल रूल्स। तो द एक्सेप्टेड साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स फोनोलॉजिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल क्या होते हैं? जहां पर हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज रखते हैं। एक पर्टिकुलर सेंटेंस हमको दिया होगा, उसको हम स्ट्रक्चर उसका करेक्ट करते हैं। सिंटैटिक के अंदर हम क्या करते हैं कि वर्ड्स को कंबाइन करके वर्ड्स को हम फ्रेजेस में किस तरह से कंबाइन करते हैं, वो हमारे सिंटैटिक के अंदर आता है। तो जो हमारा साउंड के द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को स्पेसिफाई करते हैं उसके रूल्स को, तो हम कहते हैं फोनोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसी जब हम सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कल्चरल टेंडेंसी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, कॉग्निटिव बायस या सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस। तो द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, जहां पर थॉट पैटर्न किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरी होती है, इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। एक ऐसी थ्योरी है जिसमें किसी भी पर्सन के जो थॉट्स होते हैं, किसी भी पर्सन की जो थिंकिंग होती है, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? उसके लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होती है। जो उसके आसपास की कंडीशन है, जो किस समाज में लोग किस किस भाषा में बात कर रहे हैं, तो उसके जो विचार हैं उस भाषा के अनुरूप ही पैदा होते हैं। तो इसको हम कहते हैं भाषा निर्धारित या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन की थ्योरी। कल्चरल टेंडेंसी क्या है? एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमारे पास जो भाषा का विकास होता है वो कल्चर पे डिपेंड करता है, उसके कल्चर के अराउंड। कॉग्निटिव में हमारे पास, कॉग्निटिव बायस में हमारे पास संज्ञानात्मक विकास के अंदर हम देखते हैं इसको। और फिर हम सोशल लिंग्विस्टिक जेनेसिस की अगर हम बात करें तो सोशल लिंग्विस्टिक में सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं किस तरह से लैंग्वेज पर असर डालते हैं। हमसे इसने पूछा था कि थॉट पैटर्न्स इन्फ्लुएंस होते हैं लैंग्वेज से, वो कहाँ पर होगा? वो हमारे पास होगा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन थ्योरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जब भी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन थ्योरी आएगी वहां पर हमारा थॉट उससे इन्फेक्ट होगा। जहां पर भी हमारा लैंग्वेज होगा वहां से उस लैंग्वेज के हिसाब से हमारे थॉट भी क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द माल फंक्शन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स ही यूजेस। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि को, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का, इनसाइट, एल्गोरिदम्स, मेंटल सेट या ह्यूरिस्टिक। तो अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो जब हम इनसाइट की बात करते हैं ये तो अंतर्दृष्टि है, ठीक है। अंतर्दृष्टि हमको, जब हम किसी इंट्यूशन के बेसिस पर काम करते हैं तो उसको हम अंतर्दृष्टि कहते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है, फिर हम इंट्यूशन के बेसिस पर काम करते हैं। एल्गोरिदम रूल्स होते हैं, एक फिक्स रूल के हिसाब से कोई चीज़ होती है जब उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। मेंटल सेट का मतलब है कि आपने कोई काम पहले किया है और आप बिल्कुल उसी मेथड से दूसरे काम को भी करना चाहते हैं जो आपने बिल्कुल पहले मेथड से किया था। तो वहां पर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसी मेथड को आपने सीखा है। लेकिन जब हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच अपने आप में एक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जिसको H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने डेवलप किया था। तो ह्यूरिस्टिक मेथड आपको ध्यान होना चाहिए। तो ह्यूरिस्टिक मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको डेवलप किया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने डेवलप किया था टू प्रमोट क्रिटिकल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग। तो ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को और इमेजिनेटिव थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, जहां पर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। बच्चे ने कोई काम पहले किया है तो उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस की मदद से वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेटिव थिंकिंग बढ़ती है। उससे क्या होगा? बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो रवि के पास
कुछ एक्सपीरियंस था, उसने पहले कुछ खराब जो उपकरण थे उनकी मरम्मत कर रखा था उसने, तो उसकी जो एक्सपीरियंस था उसके हेल्प से वो क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है अप्लाइंसेस जो कि उसके पास जो खराब अप्लाइंसेस उनको उपयोग कर सकता है, उनको सही कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स इमेजिनेटिव थिंकिंग, जो कि उसने पहले पास एक्सपीरियंस में सीखा है। तो आपको ध्यान देना है, तो उसने कौन सी मेथड यहां पर इस्तेमाल करी है, वो इस्तेमाल करी है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इस बात का आपको ध्यान देना है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क which she can handle easily. She is using, first option is reductionism, secondary elaboration, sub goal analysis या functional fixedness। दिव्या अक्सर निर्धारित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो अगर हमने देखा कि दिव्या को हमने एक जॉब असाइन की है, उस जॉब को उसने कंप्लीट करने से पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर अलग अलग पार्ट को कंप्लीट करके पूरी जॉब को कंप्लीट किया। तो ये किस मेथड के अंदर आता है? तो अगर हमें पता होना चाहिए, जो सब गोल एनालिसिस होता है हमारे पास, वो इसी तरह का मेथड है। सब गोल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर उसको ईजिली अलग अलग पार्ट को सॉल्व करके पूरे हिस्से को कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो सब गोल एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं इसी मेथड को असाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, दैट इज दिव्या डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इन स्मॉल टास्क। इस मेथड को हम कहते हैं सब गोल एनालिसिस, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। This statement articulates, first option, gender as a inherent construct, gender as a hereditary endowment, gender as a intuitive construct या gender as a social construct। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। किस तरह का कथन बताता है? तो आपको दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। जब भी आप जेंडर और उसके बारे में बात करेंगे तो दो तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं हमारे पास। इसमें एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स। ठीक है, जब भी हम जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सेक्स में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, कोई मेल है फीमेल है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन समाज ने क्या बनाया है, जेंडर बनाया है। जब किसी सेक्स के रोल को किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी डिटरमाइन करती है, मेल और फीमेल में, वुमेन मैन में, तब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो जेंडर के रोल्स होते हैं वो एक सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रक्ट रोल है, कि खाना महिलाएं बनाएंगी, ऑफिस जाने का काम मेल्स का है, इस तरह के जो होते हैं उसको हम कहते हैं जेंडर बायसनेस। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं, सोसाइटी ने जब मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट को बनाया तो वहाँ पर ये अपने आप में क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट है। ये कहीं पर भी ऐसा अंतर्निहित नहीं है, लेकिन जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी से आया, तो इसको हम कहते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लेकिन जो सेक्स का कंसेप्ट है वो हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। सेक्स अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, वेयर जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन द रिपोर्ट कार्ड। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो जब भी हम किसी बच्चे का या जब भी हम ग्रेड करते हैं क्लास में, कोडिंग या मार्किंग सिस्टम देते हैं या क्रेडिट एक्यूमुलेशन करते हैं सिस्टम में, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ग्रेड देना या मार्क करना या कोडिंग करना, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जब भी हम इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन सिर्फ परीक्षा में अंक देने से कोई कहीं ज़्यादा है। इवैल्यूएशन थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस चलती है। तो इवैल्यूएशन अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा,
इसका कुछ हिस्सा हो सकता है कि इवैल्यूएशन का कुछ हिस्सा ग्रेडिंग और कोडिंग मार्किंग के अंदर आए, लेकिन कंप्लीट इवैल्यूएशन इसमें नहीं आती है। इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं बच्चे की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसका छोटा हिस्सा हो सकता है कि हम बच्चे की पोजीशन इससे पता कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% सिर्फ हम बच्चे की पोजीशन पता करने के लिए इसको देख रहे हैं। डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोसेस इन द रिपोर्ट कार्ड, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस को ही यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं। एक्चुअली में जब हम ग्रेडिंग कोडिंग या मार्किंग करते हैं किसी बच्चे की, तो हम वहाँ पर ये एक तरीके का स्कोरिंग प्रोसीजर है, जिसमें हम किसी भी लर्नर जो भी अधिगम करता होता है, जो भी अधिगम बच्चा सीखता है, जो सीखने वाला होता है, उसका क्या करते हैं हम अचीवमेंट को यहाँ पर टेस्ट करते हैं, उसके अचीवमेंट को एसेस करते हैं। तो ग्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, मार्किंग हो गया, क्रेडिट एक्यूमुलेशन हो गया, ये हमारे पास स्कोरिंग प्रोसीजर्स हैं ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। तो जो भी बच्चा सीखता है उसके जो अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धि है, उसकी आकलन करने के लिए गणन विधि है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू maintain the performance record of learners, evaluate the effectiveness of pedagogy, make ability grouping of learners in the classroom, prepare activity log for teaching। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षकों की सहायता किस प्रकार करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में करता है, या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में करता है, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में करता है, या शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करने में करता है। तो जब भी हम असेसमेंट ऑफ लर्नर करते हैं, तो ये उसका जो अचीवमेंट होता है वो टीचर, उसका जो पूरा असेसमेंट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, तो उसका टीचर को क्या हेल्प मिलता है, उससे टीचर क्या हेल्प ले सकता है। तो जब भी हम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स करते हैं, अधिगमकर्ताओं जो भी बच्चे सीखते हैं उसके असेसमेंट हम करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, किस तरह से सीखा, उससे टीचर ये देख सकता है कि उसके जो पढ़ाने का ढंग है, उसकी जो पेडागोजी है, वो कितनी इफेक्टिव है। वो अपनी पेडागोजी की इफेक्टिवनेस को उससे जांच सकता है। तो जब भी हम इस तरह से अचीवमेंट बच्चे का करें, बच्चे का असेसमेंट करें लर्निंग का, तो उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पर स्ट्रांग है, किस पोजीशन में स्ट्रांग है और कहाँ पर वो वीक है। जिस पोजीशन में वीक होगा, कहीं ना कहीं हमारी पेडागोजी में या टीचिंग मेथड में कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तभी बच्चा वहाँ पर अच्छे से सीखा नहीं, या बच्चे ने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो जब भी ऐसा होगा, तो हम अपनी टीचिंग मेथड को, अपनी पेडागोजी को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसे और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो टीचर के लिए किस तरह का हेल्प कर सकता है, इस तरह से हेल्प कर सकता है कि टीचर अपनी जो पढ़ाने की विधि है, पढ़ाने का तरीका है, पेडागोजी है, लर्निंग स्टाइल है, उसको क्या करे, इफेक्टिव बनाए, ताकि बच्चा अच्छे से सीखे। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागोजी। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट 4 होगा, उसमें हम इसी पेपर के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या प्रॉब्लम होती है किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोज़। तो थैंक यू फॉर टुडे।